नमस्कार दोस्तों, मैं छवि द्रोण आईसीएस में आपका स्वागत करती हूँ। आज है भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्नोत्तरी आपके लिए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों का सही कालक्रम दें। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवन रेड्डी। तो चलिए बढ़ते हैं। सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये दूसरे राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये थर्ड हैं, वीवी गिरी फोर्थ हैं और नीलम संजीवन रेड्डी सिक्स्थ हैं। तो ऐसा विकल्प जिसमें 1324 हो, 1324 बी है, तो हमारा बी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? कोई भी जो लोकसभा चुनाव लड़ने की आयु प्राप्त कर चुका हो, राज्य विधानमंडल का सदस्य, भारतीय नागरिक, भारत का उपराष्ट्रपति। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। क्या भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? बेशक। भारतीय नागरिक? बेशक। राज्य विधानमंडल का सदस्य? बिल्कुल। कोई भी जो लोकसभा चुनाव लड़ने की आयु प्राप्त कर चुका हो? नहीं। कोई भी में विदेशी नागरिक भी आ जाएंगे, इसलिए ये नहीं होगा। केवल भारतीय नागरिक लड़ सकते हैं। तो ऐसा विकल्प जिसमें 2, 3, 4 सही हो, ऐसा विकल्प है सी, तो सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? कार्यकाल की शेष अवधि तक, 1 वर्ष, अधिक से अधिक 6 माह, उस समय तक जब तक कि राष्ट्रपति के चुनावों से संबंधी विज्ञप्ति न निकाली जाए। बहुत सरल सा प्रश्न है, आप इसका आंसर जरूर बता देंगे। तो आपने बता ही दिया होगा, ये है सी विकल्प एकदम सही है, अधिक से अधिक 6 माह। आर्टिकल 62 में ऐसा निर्धारित किया है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो जल्दी से जल्दी उसका चुनाव होना चाहिए और अधिक से अधिक 6 माह के भीतर यह चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? महाभियोग की बात हो रही है और किसके विरुद्ध? राष्ट्रपति के विरुद्ध। लोकसभा में इस उद्देश्य से दोनों सदनों की बुलाई गई संयुक्त बैठक में, सदन के किसी भी सदन में, सर्वोच्च न्यायालय में। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61। और किस सदन में शुरू हो सकती है? इसके लिए सही होगा किसी भी सदन में, यानी कि संसद के किसी भी सदन में। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति के लिए केवल और केवल राज्यसभा में ऐसी कार्यवाही शुरू की जा सकती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया? किसने दिया? बहुत सरल सा आंसर है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवन रेड्डी। इसका सही उत्तर होगा वीवी गिरी, और ये चयनित हुए और भारत को मिला चौथा राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। राज्यसभा के सदस्य, संसद के सदस्यों से बना निर्वाचक मंडल, संसद के सदस्य संयुक्त बैठक में। चलिए देखते हैं, क्या संसद के सदस्य संयुक्त बैठक में? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन होता है? राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और राज्यसभा के सदस्य, हाँ राज्यसभा के सदस्य तो होते हैं, लेकिन लोकसभा के भी सदस्य होते हैं। तो संसद के सदस्यों से बना निर्वाचक मंडल, हाँ संसद के सदस्यों से बना निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? राज्यसभा के उपसभापति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, अध्यक्ष को। अब उपराष्ट्रपति है तो किसे देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। आसान प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार की योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अलावा मतलब ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार है और उसे नहीं लगता अब राष्ट्रपति बन जाएगा, अब वो चाहता है कि राष्ट्रपति के भी मैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी लड़ूं, तो उसे क्या क्या योग्यता चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, ये तो राष्ट्रपति के लिए भी उसे चाहिए। 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, बिल्कुल राष्ट्रपति के लिए भी उसे ऐसा चाहिए। सरकार के अंतर्गत किसी लाभ पद धारण किए नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और ऐसी योग्यता किसके लिए आवश्यक होती है? उपराष्ट्रपति के लिए। ऐसी योग्यता राष्ट्रपति के लिए नहीं है, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? समाप्ति से पूर्व कौन हटा सकता है? उच्चतम न्यायालय या राज्यसभा या लोकसभा या संसद? इसका सही आंसर होगा संसद। राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव पहले लाया जाएगा, लेकिन जब उसे लोकसभा पारित करेगी तभी उसे पदावधि से हटाया जा सकता है। इसे हम बोलते हैं महाभियोग। और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है? आर्टिकल 67। तो आप आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल 56 में ऐसा कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर खामोश है। राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की अनुमति देता है। एक व्यक्ति को 2 अवधि से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर प्रतिबंध लगाता है। संशोधन द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद सिर्फ एक बार संभालने की अनुमति दी गई है। क्या ऐसा है कि केवल एक ही बार संभाल सकता है कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा कोई संशोधन नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति 2 अवधि से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन पर प्रतिबंध लगाता है, ऐसा कहीं नहीं है संविधान में। राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है, बिल्कुल संविधान घोषित रूप से ऐसी अनुमति देता है। आर्टिकल 57 में संविधान घोषित रूप से कहता है कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो चुका है वह पुनः निर्वाचित हो सकता है, अतः वह खामोश भी नहीं है। जब उसने आर्टिकल 57 में बोल दिया है तो खामोश भी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव 14 दिन के पहले हस्ताक्षरित नोटिस के बाद सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव 14 दिन के पहले हस्ताक्षरित नोटिस के बाद सदन में लाया जा सकता है। सदन के कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा, सदन की कुल सदस्यों के कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा, सदन की कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के कम से कम 100 व राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा। तो कितने लोगों से हस्ताक्षरित होना चाहिए? जब राष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव दिया जाता है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, तो 50 लोग कम से कम प्रस्ताव देते हैं और 50 उसे अनुमोदित करते हैं। लेकिन जब महाभियोग की बात आती है तो 1/4 सदस्यों के लिए ऐसा होता है, कम से कम 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 50 सदस्य
जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को किसी को चयन करना हो, तब उम्मीदवार का जो प्रस्ताव लिया जाता है उसमें 50 सदस्यों का अनुमोदन 50 सदस्य उसे कम से कम प्रस्तावित करें और 50 सदस्य अनुमोदित करें, तब हम उसे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार मान लेते हैं। लेकिन जब महाभियोग लगाना होता है तो कम से कम 1/4 सदस्य होने चाहिए। और किसी भी सदन के अगर ये ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के, और अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाता है उस दिनांक से जबकि प्रस्ताव पारित हुआ था। दूसरा विकल्प, जब भारत का मुख्य न्यायाधीश इस संबंध में आदेश जारी करता है। विकल्प सी, जैसे ही भारत सरकार का गजट इसे अधिसूचित करता है। विकल्प डी, जैसे ही न्याय पदाधिकारी निर्वाचित होता है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? जल्दी बताइए। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसान सा एकदम सरल सा प्रश्न है। जैसे ही भारत सरकार गजट इसे सूचित करता है, अगर गजट ने अधिसूचित नहीं किया तो नहीं होगा, और जैसे ही अधिसूचित कर देता है तो मान लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। केंद्र और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए लाभ पद धारण करना योग्यता है। लाभ पद के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं आता? भारत सरकार के अधीन पद, राज्य सरकार के अधीन पद, स्थानीय प्राधिकार के अधीन पद, उपरोक्त सभी। स्थानीय प्राधिकार के अधीन पद, ये इसका सही आंसर होगा। सरकारों के अधीन जो पद हैं वो सरकारी नौकरी हो जाते हैं, अधिकारी वाले हो जाते हैं, वो नहीं आएंगे। वो सरकारी पदों में यानी कि लाभ के पदों में आ जाएंगे, जबकि स्थानीय प्राधिकार के अधीन जो पद हैं वो लाभ के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत होने पर इस पद के लिए निर्वाचन, यह पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। पद रिक्त होने के 1 वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए। पद रिक्त होने के जितना जल्दी हो सके। यदि शेष समय 3 माह से कम हो तो इसकी समाप्ति पर। तो जल्दी बताइए इसका सही क्या होगा? पद रिक्त होने के जितना जल्दी हो सके, यही सही होगा। बाकी इसका 6 ए भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही सी होगा। जब हमारे पास 2 ऐसे विकल्प हों तो हम उसमें ज़्यादा सही देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, इस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों को करने का अधिकार किससे है? तो किससे है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हैं, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या संसद द्वारा नियुक्त व्यक्ति, या कोई भी नहीं। कौन संभालेगा राष्ट्रपति का पद? तो संभालेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? सैन्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, ये कूट वाला प्रश्न है। वह राज्य या संघ के विरुद्ध किसी भी कानून के अंतर्गत प्रविलंबन और स्थगन प्रदान कर सकता है। केवल वही मृत्युदंड के विरुद्ध क्षमादान प्रदान करता है। उसकी क्षमादान की शक्तियां समाधान न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए खुली हैं। तो इसका क्या सही आंसर होगा? क्या पहला सही है? हमें सही नहीं देखना है, तो नहीं पे हम इसे मार्क कर लेते हैं। सैन्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध समाधान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, हाँ जी प्राप्त है। केवल वही मृत्युदंड के विरुद्ध समाधान प्रदान कर सकता है, हाँ ये भी सही है। तो फिर कौन सी बची? 2 बची। उसकी शक्तियाँ समाधान न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए खुली हैं, बिल्कुल नहीं खुली हैं, और ये भी गलत है। वह संघ या वह राज्य या संघ के विरुद्ध किसी भी कानून के अंतर्गत प्रविलंबन और स्थगन प्रदान कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता। तो इसमें 1 और 3 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत देखना है। तो गलत कौन सा है? 2 और 4, तो 2 और 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? कोर्ट मार्शल आदेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति। विकल्प बी, राज्य सूची से संबंधित अपराधों के विरुद्ध हुए आदेशों में समाधान की शक्तियां। विकल्प सी, विशेष परिस्थितियों में मृत्युदंड का लघुकरण करने की शक्ति, या कोर्ट मार्शल आदेशों के विरुद्ध परिहार की शक्ति। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, कोर्ट मार्शल के विरुद्ध केवल और केवल राष्ट्रपति समाधान कर सकता है, राज्यपाल नहीं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति की कार्यकारिणी शक्तियों में निम्न में से एक शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। संसद के सदनों की बैठक आहूत और अवसान करने की शक्ति। विकल्प बी, सदनों के मध्य गतिरोध की समाप्ति के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन करने की शक्ति। विकल्प सी, लोकसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करने की शक्ति। विकल्प डी, किसी भी सदन को किसी भी समय संबोधित करने का अधिकार और इस उद्देश्य से सदस्यों के लिए इस बैठक में उपस्थित होने की अनिवार्यता। तो चलिए बताइए, इसका सही आंसर होगा विकल्प सी। और यहाँ पर फिर से नहीं, ये बाकी सारी शक्तियाँ राज्यपाल के पास हैं, कोई शक्ति नहीं है तो वो है विकल्प सी, क्योंकि लोकसभा में 12 सदस्य नामांकित ही नहीं होते, वो राज्यसभा में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? ये मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर है एम हिदायतुल्ला। ये तभी की बात है जब वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था उपराष्ट्रपति पद से और भारत का राष्ट्रपति पद खाली था, तो एम हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी खत्म होती है। अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। ये हमारा उत्तर पत्रांक है और अगर आप चाहते हैं इसकी PDF तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल पर जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। आपको हमारे सभी प्रश्नोत्तरी की PDF मिल जाएगी। ये हमारे जो क्विज़ होती है उसका शेड्यूल है, आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको होंगे। आगे आने वाले एग्ज़ाम्स आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।